हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। यह हमारा पहला लेक्चर रहेगा इंडियन पॉलिटी का। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो न्यू पोस्ट हैं उसके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी को मेंशन किया गया है, तो उसके लिए आपको ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। मैं कंटिन्यूसली अब लगातार वीडियोस जो है लाता रहूँगा। लेक्चर सीरीज़ ये लगातार चलती रहेगी इंडियन पॉलिटी के ऊपर। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस भी मिल रही हैं। सुबह 9 बजे के करीब आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो अपलोड हो जाती हैं, और शाम के टाइम पे पॉलिटी से रिलेटेड वीडियोस, पॉलिटी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं वो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट इंडियन पॉलिटी का। पॉलिटी का अगर हम सिंपल मीनिंग देखें तो होता है प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। सिविल गवर्नमेंट की प्रोसेस या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस जो कि अप्लाई करती है किसी भी स्टेट के ऊपर, किसी भी डोमिनियन के ऊपर, उसको हम कहते हैं पॉलिटी। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इंडियन पॉलिटी का वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से जो है ये आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है इंडियन पॉलिटिक्स का उसके ऊपर रहेगा। यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटी है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट होता है ब्रिटिश रूल से। ब्रिटिश रूल से पहले भी जो कुछ लॉज और कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे जो कि अलग अलग रजवाड़े थे। पर जब से ब्रिटिश रूल आया उसके बाद जो था एक कंटिन्यूसली जो एक रूल होना चाहिए और एक लॉज होने चाहिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को इनिशियली द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ कहते थे, क्योंकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंडिया में, यहाँ पर इसको पहले ईस्ट इंडीज़ कहते थे इंडिया को। तो इस वजह से इसका जो नाम था इस कंपनी का, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़ पड़ गया, पर बाद में इसको शॉर्ट कर लिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1600 AD में ये एस्टेब्लिश हुई इंडिया में। एक चार्टर पास किया गया इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जो कि साइन किया था क्वीन एलिजाबेथ वन ने। अब ब्रिटिश किंगडम जो सबसे पहले स्टार्ट हुई इंडिया में, ये स्टार्ट हुई जब बैटल ऑफ प्लेसी जो था ख़त्म हुआ। बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था 1757 में। ब्रिटिशर्स को यहाँ पर जीत मिली थी, और यहाँ यहाँ से ही ब्रिटिशर्स ने अपना रूल जो है इंडिया के ऊपर स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और इन्होंने ट्रेड के साथ साथ अपना रूल जो है उसको फैला लिया इंडिया में। तो अब ब्रिटिश इंडिया का जो रूल चला वो दो पार्ट्स में चला। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का रूल था। 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी रूल चला। उसके बाद क्राउन रूल आया 1858 से लेकर 1947। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोथ कंपनी रूल के बारे में भी और क्राउन रूल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप बने रहेंगे मेरे साथ और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो दोस्तों, बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ा गया था, जब ब्रिटिशर्स जीत गए और उन्होंने अपना रूल जो है इंडिया पे एस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद जो कंपनी का जो रूल था उसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस लाए गए, इम्पोर्टेंट एक्ट्स लाए गए, जिसकी वजह से कुछ लॉज बनाए गए इंडिया में। तो उसमें से जो सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी लॉ था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन दी जाएगी। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें 4 मेंबर्स होंगे, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया वो थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। ये आपको याद रखना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे, वो थे लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स। ये बने थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद।
गवर्नर्स जो थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आते थे, उसके सबऑर्डिनेट थे। इसके साथ साथ रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में। अभी प्रेजेंटली इसको कोलकाता कहा जाता है। 1774 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। इसके साथ साथ इसका एक चीफ जस्टिस बनाया गया और साथ में 3 जजेस जो थे, 3 अदर जजेस भी इसमें रखे गए। तो इस तरीके से जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट का, और साथ ही साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, क्योंकि बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था इनका रूल, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही सबसे पहले इन्होंने डेजिग्नेट किया। दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद ब्रिटिश का जो रूल था वो एस्टेब्लिश हो गया था इंडिया के ऊपर। पर इन्होंने लगातार जो कुछ एक्ट्स लाए, उनमें कुछ रिफॉर्म्स लगातार ये लाते रहे, कुछ डेवलपमेंट्स इनमें, कुछ अमेंडमेंट्स इनमें लाते रहे। तो इसी अमेंडमेंट की सीरीज़ में इन्होंने इसको अमेंड किया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। इसमें भी कुछ इन्होंने अमेंडमेंट्स लाई थी। यहाँ पर इसमें क्या अमेंडमेंट्स लाई थी इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि गवर्नर जनरल, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल और कंपनी के जो भी सर्वेंट्स रहेंगे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं रहेगी, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी नहीं रहेगी। ये अमेंडमेंट इन्होंने लाया। इसके साथ साथ इन्होंने रेवेन्यू मैटर्स जो थे, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बाहर रख दिए। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट जो जुरिस्डिक्शंस थी, वो सिर्फ जो कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके ऊपर लगाए। और जो यहाँ पर हिंदूज़ और मुस्लिम्स रह रहे थे, यहाँ पर पर्सनल हिंदू लॉ और मोहम्मदन लॉ जो था वो भी एप्लीकेबल रहा सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर। इसके साथ साथ इन्होंने एक और अमेंडमेंट लाया जिसमें जो अपील्स थी प्रोविंशियल कोर्ट्स की जो भी अपील्स थी, उनको सीधे गवर्नर जनरल जो था काउंसिल उसमें ले जाया गया, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स जो थी हटा दी गई। तो ये था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब अगला जो एक्ट आया कंपनी रूल के अंडर, वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने कंपनी की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। 2 ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने बनाई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया ताकि वो मैनेज कर सके कि जो भी कमर्शियल अफेयर्स हैं ट्रेड से रिलेटेड, तो वो सारे जो अफेयर्स हैं कमर्शियली, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चेक करेंगे। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स को। तो ये इन्होंने 2 अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बाद आया एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनको गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। और इन्होंने 2 डिमांड रखी। 2 डिमांड्स क्या थी, सबसे पहले इन्होंने एक जो डिमांड रखी वो थी कि काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, उसके ऊपर उनको ये पावर मिलनी चाहिए कि उसको वो ओवरराइड कर सके, उसको वो चेंज कर सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक कमांडर इन चीफ अपने आप को बताया कि वो कमांडर इन चीफ हैं। एक्ट ऑफ 1786 के बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आपको सीक्वेंस वाइज इनको याद रखना है, डेट्स के वाइज, तो इसी प्रकार से आप याद रखेंगे। फिफ्थ जो यहाँ पर कंपनी रूल के अंडर एक्ट आया वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को, क्या जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उनको ज़्यादा पावर्स दी गई, ज़्यादा उनको कंट्रोल दिया गया। अपनी जो सब ऑर्डिनेट उनकी गवर्नमेंट्स जो थी बम्बई और मद्रास वगैरह की, उनके ऊपर उनको ज़्यादा पावर दी गई। साथ ही साथ जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की, ट्रेड मोनोपोली की यानी कि सिर्फ कंपनी ही यहाँ पर ट्रेड कर सकती थी इंडिया में, उसकी मोनोपोली जो थी ट्रेड की, उसको बढ़ा दिया गया 20 ईयर्स के लिए, 20 सालों तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया। फिर 1793 के बाद चार्टर एक्ट आया ऑफ 1813। आफ्टर एग्जैक्टली 20 ईयर्स के बाद ये एक्ट आया।
तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ, यहाँ पर जो ट्रेड मोनोपोली थी वो कंपनी की, वो ख़त्म होगी, अबॉलिश होगी। बट इन्होंने, जो कंपनी ने कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रेड्स जैसे कि टी का ट्रेड था या जो चाइना के साथ जो ट्रेड होता था उसके ऊपर अपनी मोनोपोली कंटिन्यू रखी। इसके साथ साथ ब्रिटिश क्राउन की सोवेरेनिटी बताई गई ओवर कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। जो भी कंपनी की टेरिटरीज इंडिया में है उसके ऊपर कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन का बताया गया, प्रभु सत्ता बताई गई ब्रिटिश क्राउन की। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो आया वो था कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, क्रिश्चियंस जो मिशनरीज थी उनको लोगों में प्रचार करने के लिए इजाज़त दी गई। और साथ ही साथ इस एक्ट में, जो चार्टर एक्ट था 1813 का, इसमें लोकल गवर्नमेंट को ये अथोराइजेशन दी गई कि वो टैक्स लगा सकते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर। दोस्तों अगला जो एक्ट था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। जी का मतलब है गवर्नर जनरल, उसको चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। और इसके पास अब सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स को रख दिया गया कि इसके इसके पास सारी पावर्स थी, जो सिविल अफेयर्स हैं या फिर मिलिट्री अफेयर्स हैं, सब अफेयर्स जो था ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कंट्रोल करेगा। तो पहला जो गवर्नर जनरल था इंडिया का वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो ब्रिटिश इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी, लेजिस्लेशन की पावर्स थी, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही दी गई। और जो भी लॉज थे प्रीवियस एक्ट्स के तहत उनको हम रेगुलेशंस, उनको उस वक्त रेगुलेशंस कहा जाता था, और इस एक्ट के बाद, इसके बाद इनको एक्ट्स कहा गया। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की गई। साथ ही साथ इसमें जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था, सिविल सर्वेंट्स के का एग्ज़ाम होता था, उसके लिए ओपन कंपटीशन इनिशियली रखा गया था। पर जो ये प्रोविज़न था ओपन कंपटीशन रखने का सिविल सर्वेंट्स में, इसको निगेट कर दिया गया, ठुकरा दिया गया जब अपोजिशन जो थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, उन्होंने इसका अपोज किया तो इसको ठुकरा दिया गया। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, इसमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव पावर्स और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दिए गए थे, इनको इनको अलग अलग कर दिया गया। साथ ही इसमें जो 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया जिनको हम लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहते थे, और इनको एज अ मिनी पार्लियामेंट के तौर पे इनको फंक्शन करवाया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो ओपन कंपटीशन जो था सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए सिविल सर्वेंट्स का, जो कि नहीं हो पाया था 1833 के चार्टर एक्ट में, वो इस बार हो गया, और ये इंडियंस के लिए भी ये कंपटीशन ओपन हो गया। इसके बाद कंपनी का रूल जो था वो एक्सटेंड किया गया, और प्रोसेशंस जो थे इंडियन टेरिटरीज और ट्रस्ट जो था ब्रिटिश क्राउन का, उसको एक्सटेंड किया गया कि कंपनी रूल जो है एक्सटेंड किया जाएगा, और जो भी पोजीशंस हैं कंपनी की अंडर ब्रिटिश क्राउन वो रिटेन रहेंगी, बनी रहेंगी। इसके बाद इन्होंने साथ ही साथ 4 मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया एज लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट कहते थे, इसमें 4 मेंबर्स को इन्होंने एज अ लोकल रिप्रेजेंटेशन दी इंडिया के लोगों को। तो ये था कंपनी रूल, ये ख़त्म हुआ था 1857 तक। अब 1857 में क्या हुआ, यहाँ पर क्राउन रूल आया। क्राउन रूल कैसे आया इसके बारे में आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था, तो उस टाइम के ऊपर जो ब्रिटिशर्स, जो क्राउन रूल था, उन्होंने खुद इसके ऊपर अपना जो रूल जताने की अपनी मांग रखी थी, और कंपनी रूल जो है इन्होंने अबॉलिश कर दिया था। तो इसके बाद 1858 के बाद आया था क्राउन रूल, जो कि चला था 1947 तक। तो चलिए क्राउन रूल के अंडर कौन कौन से एक्ट्स इन्होंने लाए थे उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो सबसे पहले क्राउन रूल में इन्होंने लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आई होप। आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब रिवोल्ट हुआ 1857 की क्रांति जब हुई, तो जो ये एक्ट था इसने अबॉलिश, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1858 का, इसने क्या किया, जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जो भी रूल था इंडिया के ऊपर उसको अबॉलिश कर दिया, और जो सारी पावर्स थी वो गवर्नमेंट को दे दी, या और जो भी सारी टेरिटरीज थी, रेवेन्यूज़ था, वो सब जो था गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। तो इंडिया गवर्न होने लगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। जो भी क्वीन होती वहाँ पे उसके हिसाब से जो है इंडिया का भी जो है रूल चलता। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था ये बाद में ये चेंज कर दिया गया, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 का था, तो इसमें यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया गया, और पहला वाइसराय जो था इंडिया का वो था लॉर्ड कैनिंग। ये भी आप याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में असिस्टेंट रजिस्ट्रार जेकेएस में पूछ सकते हैं, जीकेपीसी केस में भी। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, जो दो गवर्नमेंट बैठती थी यहाँ पर कंपनी रूल के तहत, उसको एंड कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये डबल ड्यूअल गवर्नमेंट थी ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो दो जो थे, एक पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था और दूसरा कमर्शियल अफेयर्स देखता था, उन उसको अबॉलिश कर दिया गया, और पूरा जो रूल था अंडर क्राउन रूल कर दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया क्रिएट की, एक पोस्ट क्रिएट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ताकि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था उसका कंट्रोल ले सके। इसके बाद इन्होंने इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया को, जो भी ये बनेगा, उसको हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर काउंसिल भी एस्टेब्लिश किया, जो कि इसको हेल्प करेगा इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दूसरा जो एक्ट था इसके बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में क्या हुआ कि इंडियंस को भी एसोसिएट कर दिया गया, इंडियंस को भी लाया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, लॉ बनाने के लिए इंडियंस को भी भागीदारी करने का मौका दिया गया। उसके बाद जो वाइसराय था उसको नॉमिनेट किया गया इंडियंस द्वारा एज नॉन वाइसराय जो था उन्होंने नॉमिनेट किया इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। जो वाइसराय बना था इंडिया का जो भी वाइसराय बन रहा था उसके बाद 1861 के इस एक्ट के बाद, तो उसने क्या किया, उसने नॉमिनेट किया इंडियंस को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे, ऑफिशियल मेंबर्स तो नहीं थे पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, उसके काउंसिल के जो 15 मेंबर काउंसिल था उसके अंदर उसने इंडियन जो थे इनको एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी रखा, ताकि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकें। उसके बाद इन्होंने जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस थी उसको इनिशिएट किया, और लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को, उसको रिस्टोर किया। क्योंकि जब जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उस टाइम के ऊपर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको दे दी गई थी, और बंगाल और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की जो लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी वो ख़त्म हो गई थी। पर इसने डिसेंट्रलाइजेशन लाई, यानी कि सेंट्रलाइजेशन जो थी पहले उसको ख़त्म कर दिया, और फिर से लेजिस्लेटिव पावर्स को रिस्टोर कर दिया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये हुआ। उसके बाद आए इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। आई होप आप यहाँ तक मैं आपको जल्दी जल्दी इस लेक्चर में बता रहा हूँ। इसी प्रकार से हमारी सारी लेक्चर सीरीज़ चलेंगी, क्योंकि इंडियन पॉलिटी बहुत वास्ट है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए 30-40 लेक्चर्स, 50 लेक्चर्स से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी बताऊँगा कि क्या इसका मेन क्रक्स आपको बताया जाएगा इन वीडियोज़ में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो प्रोविंशियल और सेंट्रल
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनके मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, क्योंकि पहले तो लेजिस्लेटिव और सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उनको रिन्यू किया गया था इस एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा। उसके बाद इसके मेंबर्स को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के द्वारा बढ़ा दिया गया, और उनकी पावर्स जो थी, उनके पास पावर भी ज़्यादा दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और इसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर्स थे वहाँ पे, उनको ये पावर भी दी गई कि वो अपना बजट खुद डिस्कस कर सकें। ये सब हुआ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। इसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मोर्ले जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया था, और मिंटो जो था ये वाइसराय ऑफ इंडिया था। अब ये आपको याद रखना है, इसी बेसिस पे इसका नाम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स रखा गया। अब यहाँ पर जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यहाँ पर इनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया। सेंटर के लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स थे, उनको 16 से लेकर 60 मेंबर्स कर दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये जो पहले इंडियन बने जो कि जिन्होंने वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इन्होंने ज्वाइन किया एज अ लॉ मेंबर। तो ये आपको याद रखना है कि मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहते हैं। तो ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स की मांग किसने की थी और क्यों ये लाया गया था। तो ये सब कुछ आप हिस्ट्री में, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये मेंशन होगा। तो अभी मैं ब्रीफ इसमें बता रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा डीप यहाँ पर नहीं जा सकता। आगे अब हम करेंगे जो अगला जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये वाला एक्ट आया। अब इसको हम ऑल्सो नाउन एज मोंटेगो चेम्स फॉर्म्ड रिफॉर्म्स। मोंटेगो उस टाइम पे सेक्रेटरी था और चेम्सफोर्ड वाइसराय था इंडिया का, तो इसलिए इसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा गया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो सेंट्रल कंट्रोल था उसको रिलैक्स किया ओवर प्रोविंसेस। जो भी सेंटर का कंट्रोल होता है प्रोविंसेस के ऊपर, उसको ख़त्म किया और सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मोंटेगो और चेम्सफोर्ड ने, इन्होंने बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें अपर हाउस और लोअर हाउस ये इंट्रोड्यूस किए गए। अपर हाउस में इन्होंने काउंसिल बनाया स्टेट का, और लोअर हाउस में इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई। और साथ ही साथ इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस करवाने का फैसला भी लिया कंट्री में। तो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे, ये आए थे 1919 में। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 भी कहते हैं। इसके बाद इन्होंने साथ साथ क्या किया कि इन्होंने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया। जो अलग अलग इलेक्टोरेट्स है, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, उनको अलग इलेक्टोरेट दिया गया। ये इनकी एक सोची समझी चाल कही जा सकती थी, क्योंकि इन्होंने इंडिया को जो है डिवाइड करने का पूरा मन बना लिया था, क्योंकि इन्होंने अलग अलग से इलेक्टोरेट्स दे दिए थे। क्रिश्चियंस को अलग इलेक्टोरेट्स दिए थे, सिख्स को अलग दिए थे, इंडियंस जो हिंदूज थे उनको अलग दिए थे, यूरोपियंस को अलग दे दिए थे। तो उस वजह से जो थे सब लोग आपस में बंटे हुए थे। तो ये हुआ था मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। उसके बाद जो 1919 में आया था, उसके बाद दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स और हुई थी। एक था साइमन कमीशन और था दूसरा कम्युनल अवार्ड। अब साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ था, सबसे पहले आपको पता है कि साइमन कमीशन जो था ये आया था 1927 में। नवंबर 1927 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक 7 मेंबर्स का स्टैट्यूटरी कमीशन, एक 7 मेंबर्स का एक कमीशन इन्होंने बनाया था, जिसका चेयरमैन बनाया गया था साइमन को, जॉन साइमन को इसका चेयरमैन बनाया गया था। और इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये एक रिपोर्ट दे इंडिया की कंडीशन के ऊपर, जो इन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी रिपोर्ट दे, और इंडिया की कंडीशन बताए कि कैसी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की के तहत इंडिया में क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या वो सारी रिपोर्ट इस जॉन साइमन को
दी गई कि इसको ये देनी है। उसके बाद इस जॉन साइमन और इसकी जो कमेटी थी, इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की 1930 में, और इन्होंने रेकमेंड किया, कुछ चीज़ें इन्होंने रेकमेंड की। सबसे पहले इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि डायरची, जो डायरची थी उसको वो ख़त्म होनी चाहिए। और जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो डायरची इन्होंने जो पहले भी मैंने बताया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था, फिर उसके बाद वाइसराय बन गया, वाइसराय को पावर्स दी गई ज़्यादा। अ, तो इसने बताया कि डायरची जो थी, डायरची को ख़त्म होना चाहिए। उसके बाद जो फेडरेशन जो थी एस्टेब्लिश, जो ब्रिटिश इंडिया की फेडरेशन को उसको एस्टेब्लिश होना चाहिए, और प्रिंसली स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए, और कम्युनली जो कम्युनल इलेक्ट्रोलेट होने चाहिए, कम्युनल बेसिस पे जो है इलेक्शन होने चाहिए। तो ये इन्होंने कुछ रिपोर्ट सबमिट की, पर सभी पार्टीज़ ने इसका बाइकआउट किया, इस कमीशन का, क्योंकि यहाँ पर ये इंडियंस को बांटने का एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया था। क्योंकि डायरची जो थी वो अबॉलिश हो जाती, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया की जो फेडरेशन थी उसकी एस्टैब्लिशमेंट हो जाती, और प्रिंसली स्टेट्स अलग बन जाती और ब्रिटिश इंडिया अलग बन जाता। फिर कम्युनल इलेक्टोरेट, जो कम्युनल बेसिस पे इन्होंने ये सजेस्ट किया कि कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन होंगे। तो ये सब कुछ बाइकआउट किया, सारी पार्टीज़ जो थी उस टाइम के ऊपर, उन्होंने ये बाइकआउट किया था साइमन कमीशन को। उसके बाद ये सब आप इसमें पढ़ोगे, जब आप फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप जब लेक्चर्स आएंगे फ्यूचर में, तो उसके ऊपर उसमें ये मेंशन होगा। अब साइमन कमीशन के बाद आया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो था ये आया, ये रामसे मैकडोनल्ड 1932 में ये आया था, और ये उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने अनाउंस किया एक रिप्रेजेंटेशन स्कीम अनाउंस किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने एक स्कीम अनाउंस की कि माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए, और जिसको कहा गया कम्युनल अवार्ड। तो माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन के लिए इस स्कीम को कहा गया कम्युनल अवार्ड, और इस अवार्ड के तहत जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू किए गए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे अलग अलग, जैसे सिखिज़्म के लिए अलग, हिंदुज़म के अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट्स रखे गए। साथ ही साथ जो डिप्रेस्ड क्लासेस जो थी, डिप्रेस्ड जैसे कि एससीज थे, एसटीज थे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट रखने की मांग इसमें रखी गई कम्युनल अवार्ड में। पर गांधी जी ने उस टाइम के ऊपर इसका बहुत विरोध किया था, बहुत ज़्यादा विरोध किया था, और उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की थी इसके लिए, और ताकि इसकी मॉडिफिकेशन हो सके। और उसके बाद जो गांधी जी थे, इन्होंने कुछ जो दूसरी पार्टीज़, जो कांग्रेस और जो दूसरी पार्टीज थे, उन्होंने आपस में एक समझौता किया था, जिसको हम पूना पैक्ट कहते हैं। ये आप मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल में आप पढ़ोगे। पूना पैक्ट के बाद जो जॉइंट इलेक्टोरेट्स थे हिंदू के, और रिजर्व्ड सीट्स जो थी डिप्रेस्ड क्लासेस की, उनको एक साथ लाया गया था, एक साथ एक ही रखा गया था, और डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग से रिजर्व सीट्स इसमें दी गई थी। तो इस एक्ट में इसमें ये फैसला लिया गया था। तो ये था हमारा कम्युनल अवार्ड और साइमन कमीशन। अब आगे जो एक्ट आया था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में क्या हुआ, इसमें एस्टेब्लिश हुआ ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन, एक फेडरेशन पूरा इंडिया एक एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें इन्होंने प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को अलग अलग कर दिया कि प्रोविंसेस अलग होंगी और प्रिंसली स्टेट्स अलग होंगी। इसके बेसिस पे इसने जो था इसको डिवाइड कर दिया। अब इसने क्या किया, जो पावर्स थी, इसकी पावर्स जो भी थी, इसको डिवाइड किया बिटवीन सेंटर और यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। 3 लिस्ट के बेसिस पे सेंटर और यूनिट्स के बीच में जो प्रिंसली स्टेट्स को एज ए यूनिट्स रखा गया था, और प्रोविंसेस को एज ए सेंटर के तौर पे रखा गया था। तो यहाँ पर जो भी पावर्स थी उसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया था, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट जो थी सेंटर के लिए थी, जिसमें 59 आइटम्स आ रही थी। प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंसेस के लिए थी, जिसमें 54 आइटम्स थी, और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और प्रोविंसेस के लिए, दोनों के लिए इसमें रखा गया था, जिसमें 36 आइटम्स थी। तो यहाँ पर मोटा मोटा आपको चीज़ें याद रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया था, सबसे पहले ऑल इंडिया फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसिपल स्टेट्स एज यूनिट्स थी। उसके बाद पावर्स जो थे सेंटर और यूनिट्स के बीच में
3 लिस्ट में इसको डिवाइड किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जो डायरची थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था प्रोविंसेस में जो डायरची पावर थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। सिंगल इसके ऊपर एक अथॉरिटी बिठाई गई थी, एक ही अथॉरिटी के तहत ये काम करता। उसके बाद गवर्नर जो था रिक्वायर्ड टू एक्ट विद एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, और गवर्नर जो था इसमें रखा गया था कि एक गवर्नर जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, और जो भी मिनिस्टर इसको एडवाइस देंगे उसके बेसिस पे ये किसी भी प्रोविंस को ये चलाएगा। उसके बाद जो डायरची थी उसको अडॉप्ट किया गया सेंटर में, प्रोविंसेस में डायरची को अबॉलिश किया और सेंटर में इसको अडॉप्ट किया गया। बाई कैमरलिज्म जो था इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस इसको रखा गया। उसके बाद इसमें काउंसिल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को एक एडवाइज़र्स की टीम दी गई। इसको अबॉलिश किया गया काउंसिल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और टीम ऑफ एडवाइज़र्स इसको प्रोवाइड की गई। साथ ही साथ इसमें जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट भी इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही की गई थी। आरबीआई जो था, जो आज प्रेजेंटली इकोनॉमिक अफेयर्स जो है कंट्रोल करता है इंडिया के। अब इसके साथ साथ जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी इसी एक्ट में हुई थी, और फेडरल कोर्ट जो था उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी इसी 1937 में जो सेटअप हुआ था इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुई थी। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये ब्रिटिशर्स का ये आखिरी एक्ट साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गई थी। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में क्या किया गया, जो ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली थे, इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। जून 1948 तक ये ख़त्म हो जाएगा ब्रिटिश रूल। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अपने प्रोटेस्ट किए, उनको एक अलग देश चाहिए था, उनको पार्टीशन उन्होंने उसकी मांग की। तो उसके बेसिस पे जो थे लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस टाइम पे जो वाइसराय थे इंडिया के, उन्होंने पार्टीशन का एक प्लान बनाया जिसको माउंटबेटन प्लान कहते हैं। अब इस प्लान को दोनों पार्टीज़ जो थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया था, और इंडिया और पाकिस्तान जो 2 देश जो है इस प्लान के तहत बनाए गए। इस प्लान के बाद जो ब्रिटिश रूल था उसको वो ख़त्म हो गया इंडिया में, और इंडिया डिक्लेयर हो गया इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, जो कि खुद ही चलेगा। एक सोवरेन स्टेट के तौर पे इसको डिक्लेयर किया गया अगस्त 1947 को। और उसके साथ साथ जो वाइसराय और सेक्रेटरी का जो भी ऑफिस थे उनको अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो उस पोस्ट को डेजिग्नेट किया गया, उस पोस्ट को अब बताया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब होगा। और प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे उनको एज कॉन्स्टिट्यूशनल, जो प्रोविंस के गवर्नर्स थे उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स बना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हेड्स जो है प्रोविंस में बनेंगे गवर्नर्स। तो पहला गवर्नर जनरल जो था इंडिया का वो था लॉर्ड माउंटबेटन, पहला गवर्नर था न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया का। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के सारे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ब्रिटिश इंडिया से ज़्यादा जो भी इन्होंने एक्ट्स लाए थे उसके बारे में मैंने आज बात की है। सारे इम्पोर्टेंट एक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इसी प्रकार से अगला जो लेक्चर है कल हम लाएंगे, तो कल भी हम आगे बात करेंगे। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे अगले लेक्चर में, तो आप तैयार रहेंगे अगले लेक्चर के लिए। और ये जो वीडियो लेक्चर है आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे, इस पे जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको बिल्कुल A to Z आनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं और वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादातर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं वीडियोस आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो फर्दर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं JKPSC केस के से रिलेटेड, या फिर अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो ये पोस्ट निकली है उससे रिलेटेड। तो
हर एक जो वीडियो है, चाहे वो पॉलिटी अब और हिस्ट्री की हो, वो आपको हेल्प करने वाली है। अभी फ़िलहाल 30-40 डेज़ तक यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट